नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीएस टीवी में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 को लेकर सियासत की नब्ज अब धीरे धीरे तेज होने लगी है। सियासत के इस महासमर की तैयारियों के बीच मतदाता अपने उस सियासी मूड को तैयार कर रहा है जो मिशन 2023 में पार्टियों और उम्मीदवारों का भाग्य तय करेगा। बीएस टीवी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर विधानसभा में पहुंचकर हम जहां जनता के मुद्दों को आपके सामने रखेंगे, वहीं अभी तक क्या रहा है वहां का राजनीतिक समीकरण, इसको भी विस्तार से समझाएंगे। आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ की भरतपुर सोनहत विधानसभा सीट की। भरतपुर सोनहत विधानसभा का सियासी सफर, क्या है यहां का सियासी इतिहास, कैसी है यहां की राजनीतिक बयान, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है विधानसभा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव होने में अब कुछ ही महीनों का वक्त बाकी है। ऐसे में अब विधानसभा चुनाव 2023 की लड़ाई के लिए राजनीतिक दल पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। राजनीतिक दलों के केंद्रीय नेतृत्व के दौरे भी छत्तीसगढ़ में जारी हैं। छत्तीसगढ़ की सियासत में बीजेपी कांग्रेस के साथ कई अन्य राजनीतिक दल भी अपनी तैयारी में जुट गए हैं। विधानसभा चुनाव में जनता ही भाग्य विधाता होती है। जनप्रतिनिधि चुनने और उनके पिछले कामों के लेखा जोखा का हिसाब चुनाव परिणाम में मिलते हैं। छत्तीसगढ़ की राजनीति में सरगुजा संभाग काफी अहम माना जाता है। यहाँ की 14 विधानसभा सीटें छत्तीसगढ़ की सियासत में महत्वपूर्ण साबित होती हैं। सरगुजा संभाग का भरतपुर सोनहत विधानसभा भी राजनीतिक इतिहास के मामले में काफी सुर्खियां बटोरता है। भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है, जिन्हें पर्यटन स्थल के रूप में विख्यात करने की कवायद जारी है। भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र में ही गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जिसे टाइगर रिजर्व बनाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। सोनहत क्षेत्र में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान अंतर्गत बालम घाट स्थित है, जिसे पर्यटक स्थल के रूप में संवारा जा रहा है। वर्तमान में विकास की दिशा में यहाँ पर कई निर्माण कार्य शुरू हुए हैं, जिससे कांग्रेस ही अपनी उपलब्धि मानती है। इसके अलावा रमदह जलप्रपात, गौर घाट अन्य प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। सरगुजा संभाग में आती है विधानसभा। 2008 में हुआ था पहला चुनाव। अभी कांग्रेस का है कब्जा। गुलाब कमरों है मौजूदा विधायक। छत्तीसगढ़ का मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला 1 साल पहले कोरिया से अलग होकर एक नया जिला बना है। वहीं इस जिले में 2 विधानसभा हैं, जिनमें छत्तीसगढ़ की 1 नंबर पर आने वाली भरतपुर सोनहत विधानसभा भी है। मनेन्द्रगढ़ से अलग होकर बनी ये विधानसभा आरक्षित जाति के लिए रिजर्व है। इस विधानसभा में साल 2008 में पहली बार चुनाव हुआ था। वहीं तब से अब तक यहाँ 3 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, जिसमें 2 बार बीजेपी और 1 बार कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। गौरतलब है कि इस सीट पर आदिवासी गौंड जनजाति के वोट निर्णायक साबित होते हैं। भरतपुर सोनहत विधानसभा में मतदाताओं की संख्या की बात करें तो कुल मतदाता यहाँ 1,58,649 हैं, जहां पुरुष मतदाताओं की संख्या 79,214 है, तो वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 79,434 है। उत्तरी छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश की सरहद से लगी इस विधानसभा का इतिहास सिर्फ 3 विधानसभा चुनाव का है। इस विधानसभा में 1,58,649 मतदाता है। इसमें 79,431 महिला मतदाता तो 79,214 पुरुष मतदाता हैं। वहीं इस विधानसभा में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। 2003 में विधानसभा के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई इस विधानसभा में पहला चुनाव 2008 में हुआ। उसके बाद 2013 और 2018 में 3 बार यहां विधानसभा चुनाव हुए। पहली बार हुए चुनाव में यहां मतदाताओं की संख्या 1,33,071 थी। वहीं भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय बासिंदा समुदाय की बात करें तो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ गोंड, चेरवा, बेगा,
हरिजन, पंडो जनजाति के समुदाय का मतदान सर्वोपरि माना जाता है। मतदाताओं की भारी भरकम संख्या यहाँ चुनाव परिणामों में अहम भूमिका निभाती है, या यूं कहें कि इनके मन में मत का जीत मंत्र छुपा हुआ है। इनके अलावा क्षेत्र में पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के मतदाताओं की भूमिका चुनाव में अहम है। सभी समुदाय के लोगों के बीच आपसी तालमेल अच्छा है, जिसका खासा असर चुनाव परिणामों में नजर आता रहा है। भरतपुर सोनहत विधानसभा के जातीय समीकरण की बात करें तो एसटी जाति के लिए यह सीट आरक्षित है। यहां निर्णायक भूमिका में रहती है गौंड जनजाति। अब तक सिर्फ 3 बार हुए विधानसभा चुनाव। भरतपुर सोनहत विधानसभा 2008 में अस्तित्व में आई, जिसके बाद यहां अभी तक 3 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं। मनेंद्रगढ़ से अलग होकर बनी ये विधानसभा एसटी जाति के लिए आरक्षित है। यहां गौंड जनजाति के लोग अधिक हैं, यानी कि इस सीट पर गौंड जनजाति ही निर्णायक भूमिका निभाती है। उत्तरी छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में गौंड समाज के लोग यहां अधिक हैं। यही कारण है कि यहां क्षेत्रीय दल गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का यहां बेहतर प्रदर्शन रहा है। यहां पिछले चुनाव में कांग्रेस के गुलाब कमरों ने भाजपा प्रत्याशी चंपा देवी पावले को 16,533 वोटों के अंतर से हराया था। भरतपुर सोनहत विधानसभा के सियासी समीकरण की बात करें तो साल 2008 में बीजेपी की फूलचंद सिंह यहां 35,493 वोटों से जीते थे और कांग्रेस के गुलाब कमरों यहां 28,145 वोटों से हार गए थे और हार जीत का अंतर था 7,348 वोटों का। साल 2013 में बीजेपी की चंपा देवी पावले 42,968 वोटों से जीती थी और कांग्रेस की गुलाब कमरों 38,360 वोटों से हार गई थी और हार जीत का अंतर 4,608 वोटों का था। तो वहीं साल 2018 में कांग्रेस के गुलाब कमरों यहां 51,732 वोटों से जीते थे और बीजेपी की चंपा देवी पावले यहां 35,199 वोटों के साथ हार गई थी और हार जीत का अंतर 16,533 वोटों का था। छत्तीसगढ़ बनने के बाद कोरिया जिले के अंतर्गत आने वाली भरतपुर सोनहत विधानसभा में साल 2008 में पहली बार चुनाव हुए। राज्य बनने से पहले ये सीट मनेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आती थी, जो एसटी के लिए आरक्षित थी। साल 2002-2003 में परिसीमन होने के बाद 2008 में छत्तीसगढ़ का प्रथम विधानसभा सीट सोनहत भरतपुर के रूप में बनी। मनेंद्रगढ़ से अलग होकर बनी भरतपुर सोनहत विधानसभा में 2008 के पहले चुनाव में कांग्रेस ने गुलाब कमरों को अपना प्रत्याशी बनाया और बीजेपी ने फूलचंद सिंह को मैदान में उतारा। इसके साथ ही क्षेत्र में मजबूत पकड़ रखने वाले गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने यशवंत गौंड को चुनावी मैदान में खड़ा कर दिया। इस चुनाव में बीजेपी के फूलचंद सिंह को 35,493 वोट मिले और कांग्रेस प्रत्याशी गुलाब कमरों को 28,145 वोट। वहीं तीसरे स्थान पर रहे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी को 9,117 वोटों से संतुष्ट होना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों प्रत्याशी भी इसी समाज से आते थे। 2008 के बाद जब दूसरी बार 2013 में इस विधानसभा में चुनाव हुआ तो बीजेपी ने फूलचंद सिंह को टिकट न देकर महिला प्रत्याशी के रूप में चंपा देवी पावले को अपना प्रत्याशी बना दिया। लेकिन कांग्रेस के पास चेहरे की कमी होने के कारण कांग्रेस ने फिर से हारे प्रत्याशी गुलाब कमरों पर दांव खेला। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी को एक बार फिर जनता ने नकार दिया और बीजेपी प्रत्याशी चंपा देवी पावले ने गुलाब कमरों को 5,000 वोटों के कम अंतर से चुनाव हरा दिया और दूसरी बार बीजेपी ने चेहरा बदलकर ये चुनाव जीत लिया। साल 2018 में जब तीसरी बार इस विधानसभा में चुनाव हुए तो इस बार बीजेपी कांग्रेस दोनों दलों ने अपना प्रत्याशी नहीं बदला और इस चुनाव में फिर एक बार कांग्रेस के गुलाब कमरों और बीजेपी की चंपा देवी पावले के बीच मुकाबला हुआ। वहीं इस बार 2 चुनाव हार चुके गुलाब कमरों हार की हैट्रिक से बच गए और इस विधानसभा से बीजेपी को ऑल आउट कर दिया। इस चुनाव में गुलाब कमरों ने चंपा देवी को 16,500 वोटों के बड़े अंतर से चुनाव हरा दिया। हालांकि यहां के चुनावी समीकरण में संभावित प्रत्याशियों की बात करें तो गुलाब कमरों को साल 2023 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस का चेहरा माना जा रहा है। फिलहाल ऐसा उस क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई बड़ा नाम निकलकर सामने नहीं आया है।
वहीं बीजेपी में कई बड़े चेहरे सक्रिय हुए हैं। बीजेपी ने इन 3 पंचवर्षियों में 2 बार अपने प्रत्याशियों का चेहरा बदल दिया। भाजपा ने जहां पहली बार पुरुष प्रत्याशी को मैदान में उतारा, तो वहीं 2 बार महिला प्रत्याशी पर दांव खेला। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा सीट से नए चेहरे पर दांव लगा सकती है। क्या है स्थानीय मुद्दे? मूलभूत सुविधाओं का अभाव, सड़कों की समस्या, रोजगार यहां का मुख्य मुद्दा। भरतपुर सोनहत विधानसभा बने अभी 15 साल हुए हैं। ऐसे में यहां काफी मुद्दे हैं जिसको लेकर यहां के स्थानीय निवासी मांग करते आ रहे हैं। यहां की जनता मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। इस क्षेत्र का विकास महज कागजों पर हुआ है। यहाँ बिजली की समस्या है, मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। साथ ही यहाँ आए दिन लोगों को जंगली जानवरों का डर बना रहता है। कई सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई हैं। सड़क की समस्या यहाँ सबसे बड़ी समस्या है। जनकपुर मुख्यालय, भरतपुर विकास खंड का मुख्यालय जनकपुर में आज रोड की बड़ा बदतर स्थिति है। यहाँ गंदगी और कीचड़ से भरा हुआ मार्ग है। ऐसा कोई भी मार्ग नहीं है जहाँ गंदगी और कीचड़ न हो। यहाँ जगह जगह पे गड्ढा है। यहाँ पे एक्सीडेंट रोज दिन होते हैं और सड़कों पर इतना गंदगी है कि लोगों का चलना कठिन हो गया है। ये विधायक का आदर्श ग्राम है। इसका स्वरूप देख लीजिए कि हम आज सड़क पे रोपा लगाने की स्थिति में आ गए हैं और हम सड़क में रोपा लगा करके अब बताना चाह रहे हैं कि जब विधायक आदर्श ग्राम जनकपुर का ये हाल है तो बाकी गांव की क्या हाल होगी। विधायक जी घोषणा करते हैं कि हम ऐसा कर दिए वैसा कर दिए। आज जनकपुर का स्वरूप जा करके देखिए कि जनकपुर की क्या स्थिति परिस्थिति बनी हुई है। विधायक जी का जनकपुर अड्डा है और जगह जगह पर गड्ढा है। पूरे एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लेकिन विधायक जी सुध-बुध नहीं दे रहे हैं। वर्तमान सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता का भी बेरोजगारों के लिए घोषणा करके चुनावी घोषणा पत्र में प्रलोभन कर वोट हासिल कर अपना सत्ता स्थापित किए। जब बात आई इनकी लड़ाइयाँ लड़ी गई, राजनीतिक दलों ने लड़ाइयाँ लड़ी, आम लोगों ने कई तरह की आवाज़ें उठाई हैं बेरोजगारी भत्ता को लेकर। तब सरकार ने अंतिम समय में अपनी आंखें खोले। बेरोजगारी भत्ता की घोषणा तो हो गई, लेकिन आप अगर देखेंगे 100 की संख्या में अगर आवेदन हुए तो उसमें 2 से 3 अधिकतर लोगों को मिल पा रहा है। तो ये रोजगार का तो एक हमारा जो वनांचल क्षेत्र है और आदिवासी बहुमूल क्षेत्र है, इस दृष्टि से यहाँ पे ऐसा कोई बड़ा कोई रोजगार का कोई माध्यम नहीं आ रहा है। ये चिंतनीय विषय है। ये राजनीतिक दलों को, सत्ताधारी दलों को एक ज़मीनी स्तर से इस बात को लेकर थोड़ा सा संज्ञान में लेना चाहिए और इस समस्या का समाधान तत्काल करना चाहिए। हालांकि कुछ स्थानीयों का कहना है कि विधायक गुलाब कमरों ने उनके क्षेत्र में काम किया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे विधायक के कामों से खुश हैं और शहर का विकास हो रहा है। सड़कें भी बन रही हैं। विधायक फोन लगाने पर हाजिर हो जाते हैं और कई समस्याओं का समाधान भी करते हैं। हमारे पंचायत में करीब उनका कार्यकाल में 5-6 ठो सीसी रोड बन गया है और शेड निर्माण है और अभी हाई मार्क्स का भी आ गया है करीब। और प्रॉपर आते रहते हैं अपने यहाँ। करीब मेरे को लगता है महीना में 1-2 बार निश्चित ही दौरा करते रहते हैं। हर जनता की समस्या सुनते हैं और अमल भी होता है। मेरे ग्राम पंचायत की जनसंख्या करीब 1415 है, उसमें से 80% खुश हैं और इक्का दुक्का तो रहेंगे ही। बहुत अच्छा खुश हैं हम लोग। और बाकी रोड बन रहा है, सीसी रोड बन रहा है, पुलिया बन रही हैं, स्कूलें बन रही हैं। नहीं, एकदम फुल व्यवस्था हो गया। कटगोड़ी में नज़दीक में हो गया है। नहीं, उससे तो हम लोग खुश थे ही नहीं पहले वाला वो लोग विधानसभा में जितना खुश अभी हैं। पैसा मिल रहा है, खाते में पैसा आ रहा है। बाकी वहाँ चक्की खुल गई, बाकी का मशरूम पाले, सब कुछ हुआ, मुर्गी पाले, सभी तो मिला बेनिफिट, अब मिल रहा है। हमारे गांव हमारा विकास हुआ है। आपका एक बना है, सीसी रोड बना, पुलिया बना है, बाउंड्री चर्च हुआ पूरा, फिर सीसी रोड को चालू किए हैं अभी। मतलब प्रगति पे है। उनके आने से तो भाई विकास तो हुआ है थोड़ा। उनसे मतलब कुछ तो हुआ है आने से उनका, हमारे विधायक से। स्थानीय कोई मांग रही हो जिसको पूरा किया है?
हाँ पूरा किए हैं, मांगे हैं उसको। सीसी रोड मांगे वो पूरा हुआ, पुलिया के लिए मांगे वो पूरा हुआ, जो जो मांगे वो दिए हमको। भरतपुर सोनहत विधानसभा में कांग्रेस के विधायक गुलाब कमरो हैं। उनके प्रतिनिधि अविनाश पाठक का कहना है कि उन्होंने यहां विकास कार्य करवाए हैं। हमने यहां धान खरीदी केंद्र बनवाए, नया विद्युत पावर हाउस बनकर तैयार हो गया है, जिससे यहां बिजली की सप्लाई चालू है और सड़कें भी बनी हैं। ये विपक्षियों का काम है, हल्ला करते रहते हैं। 15 साल में उन्होंने कुछ किया नहीं। उन्होंने कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिए। उसे भी कांग्रेस सरकार ने माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी दे रहे हैं। कटगोड़ी में विद्युत मिनी पावर हाउस अगर विपक्षियों को नहीं दिखता तो आकर देख लें। कटगोड़ी में नवीन धान खरीदी केंद्र देख लें, रामगढ़ में धान खरीदी केंद्र देख लें, रामगढ़ में उप तहसील देख लें, हर गांव में हाई मार्क्स लाइट देख लें, आपका सोनारी से लेकर केसगांवा तक का रोड डामरीकरण देख लें, बसेर में लाइट लग रहा है वो जाकर देख लें। हर गांव में जाकर अगर वो विकास देखेंगे, उन्हें हर गांव में विकास दिखेगा। लेकिन 15 साल में वो कुछ किए नहीं तो उन्हें विकास दिखता नहीं, क्योंकि वो विकास जानते नहीं है कि विकास करने के लिए काम करना पड़ता है। अब पहली बार इस भरतपुर विधानसभा में एक ऐसा विधायक मिला है जो लगातार दिन रात काम कर रहा है इस विधानसभा के लिए। भाजपाइयों के पास कोई मुद्दा नहीं है। आज आप जाके देखिए, फील्ड में जाके आप खुद देख रहे हैं, भाजपा के लोग अंधभक्त हैं, उनको कुछ दिखता नहीं है। विकास के बारे में बताऊंगा मैं। जैसे सबसे पहले बिजली की, आज़ादी के बाद कहीं बिजली नहीं लगा। वहाँ आज माननीय विधायक गुलाब कमरो जी ने बीहड़ जंगल वनांचल क्षेत्रों में बिजली का काम चालू है, कई जगह प्रारंभ हो गया। जैसे आपका मेंढरा हो गया, रजपुरी हो गया, ठकुरत्ती हो गया, कछाड़ी छेंगुरा हो गया। आप चंदा चले जाइए, नवाटोला चले जाइए, बंसीपुर चले जाइए, कचोहर चले जाइए। इस प्रकार से बिजली कई जगह पूरे विधानसभा में काम हुए हैं। सोनहत ब्लॉक में भी काम हुए हैं। कटगोड़ी में मिनी पावर हाउस का भी स्थापना हुआ है, वहाँ से भी संचालन हो रहा है। आज बिजली की समस्याएं लगभग पूरी खत्म हो चुकी है। लेकिन आज कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार, माननीय गुलाब कमरो जी की सरकार में सभी वर्गों को जो पात्र है उनको आज ऋण पुस्तिका दिया जा रहा है, उनका अधिकार दिया जा रहा है, जिससे उन लोग अपना धान बेच रहे हैं, उससे सोसाइटी से खाद ले रहे हैं, नगद राशि लेकर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। तो इस तरह से मैं आपको बताना चाहूँगा कि आने वाले चुनाव में माननीय गुलाब कमरो भारी मतों से विजयी होंगे और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अब की बार 75 पार होगी। भले ही कांग्रेस भरतपुर सोनहत विधानसभा में विकास की गंगा बहाने का दावा कर रही हो, लेकिन विपक्ष उन पर निशाना साधने से पीछे नहीं हट रहा। बीजेपी का कहना है कि यहाँ रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है, यहाँ पर विकास कार्य नहीं हो रहे, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। बिल्कुल क्या है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो यही विधायक गुलाब कमरो जी हैं, इन्होंने ये डंपर के सामने लेट गए थे और इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो ये जो रेत का अवैध उत्खनन है ये पूरी तरह से बंद हो जाएगा, इसको अपन बिल्कुल बंद कर देंगे, कुछ ऐसा नहीं होगा। लेकिन अब उनके सरकार में ही धड़ल्ले से रेत उत्खनन चालू है। पूरे जितनी हमारे चांग प्रकार की नदियां हैं सबका जलस्तर एकदम से घटता जा रहा है और नदियों की स्थिति बहुत विकराल होती जा रही है। आने वाले समय में हमारी ये नदियां जो है सूख जाएंगी और यहाँ पर जो पानी का स्रोत है पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो इस पे जो बड़ी बड़ी बातें करती है विधायक गुलाब कमरो कि यहाँ हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, इसमें कुछ भी काम नहीं हुआ। रेत का जो अवैध उत्खनन है अभी भी पूर्ण रूप से चालू है। हालांकि यहाँ विकास कार्य की बात करें तो सोनहत विकास खंड अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत मेंढरा कला, जहाँ हसदो नदी का उद्गम स्थल माना जाता है, जो यहाँ से निकलकर बड़े स्वरूप में कोरबा के बांगो डैम में बिजली उत्पादन का केंद्र बनी है। भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र कोरबा लोकसभा क्षेत्र में आता है। कांग्रेस से केंद्रीय मंत्री रहते डॉक्टर चरण दास महंत ने हसदो नदी उद्गम स्थल पर भगवान भोलेनाथ के मंदिर का निर्माण कार्य करवाया था। इतना ही नहीं, मंदिर की स्थापना शिवरात्रि पर्व पर स्वयं डॉक्टर चरण दास महंत ने शिवलिंग की स्थापना करवाई थी। तब से हर साल शिवरात्रि के दिन यहाँ मेला लगता है और लगभग हर बार डॉक्टर चरण दास महंत यहाँ शिवरात्रि के अवसर पर परिवार समेत पूजा अर्चना के लिए आते रहे हैं। हसदो उद्गम को भी निखारने का काम बड़ी तेजी से कराया गया है। मौजूदा सरकार को लेकर जनता काफ़ी उत्साहित है। आने वाले चुनाव के लिए फिर से दोबारा 75 पार की सरकार बनाने के लिए, चाहे वो किसान हो चाहे युवा साथी हो, आज किसानों का समर्थन मूल्य हमारी कांग्रेस सरकार माननीय भूपेश बघेल जी ने सरकार की घोषणा में थी कि हमने अपना सरकार बनते ही कर्जा माफ़ करेंगे। किसानों का कर्जा माफ़ किए, 2500 रुपया कुंटल धान खरीदी,
का वादा किए थे और 2500 रुपये कुंटल धान खरीदी कर रहे हैं। आज 2640 रुपये धान खरीदी हो रहा है पूरे किसानों का, और आने वाले समय भी 28 रुपये किलो हमारी सरकार धान खरीदेगी। तो इस तरह से किसानों, चाहे वो किसान हो, चाहे माताएं बहनें हों, चाहे वो गौठान के माध्यम से हमारी समूह की बहनें हों, उनको रोज़गार, स्वरोजगार मिल रहा है, स्थापित हो रहा है। अन्य ऐसे कार्य कर रहे हैं जो हर वर्ग के लोग, चाहे वो एसटी के लोग हों, चाहे ओबीसी के लोग हों, सभी का देख लीजिए जाति प्रमाण पत्र निःशुल्क बना। उनका आज ज़मीनों का जो अधिकार नहीं मिलता था, पहले सिर्फ भाजपा के सरकार में सिर्फ आदिवासियों को ही ज़मीनों का पट्टा दिया जाता था, लेकिन आज कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार और माननीय गुलाब कमरो जी की सरकार में सभी वर्गों को जो पात्र है उनको आज ऋण पुस्तिका दिया जा रहा है, उनका अधिकार दिया जा रहा है, जिससे वो लोग अपना धान बेच रहे हैं, उससे सोसाइटी से खाद ले रहे हैं, नगद राशि लेकर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। तो इस तरह से मैं आपको बताना चाहूँगा कि आने वाले चुनाव में माननीय गुलाब कमरो भारी मतों से विजयी होंगे और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अब की बार 75 पार होगी। छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक दल अपनी तैयारी को और मजबूत करने जा रहे हैं। लेकिन चुनाव में मतदाता ही निर्णायक होता है और मतदाता को अपने क्षेत्र के विकास के साथ साथ मूलभूत सुविधाएं और रोजगार की हमेशा दरकार रहती है। अगर उनको ये सुविधाएं मिले तो वह हमेशा उन सुविधाओं को मुहैया करवाने वालों के साथ जाते हैं। इसलिए विधानसभा चुनाव में ये अहम हो जाता है। हालांकि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि 2023 के चुनाव में इस क्षेत्र की जनता किसे चुनकर विधानसभा भेजती है।